नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमारे तरफ से आपका बिहार एसआई, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस का जो आपका एक नियमित क्लास चलाया जा रहा है साइंस और हिस्ट्री का अभी तत्काल में, उसके अंतर्गत ये आपका साइंस का अगला वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे उत्तक के बारे में। ठीक है, उत्तक के बारे में अभी तक के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में कुछ उससे संबंधित थ्योरी को भी देखते चलेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमारा सेल चैप्टर था वो आपका सफलतापूर्वक समाप्त हो गया था। ठीक है, आशा करते हैं कि वो चैप्टर आप लोग देखे होंगे और आप लोग को बेहतरीन से समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कोशिका के आगे आपका टिश्यू यानी कि उत्तक के बारे में। तो देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इससे पहले अगर आपको जो बिहारी साई का जो ग्रुप बना हुआ है अगर उसमें ज्वाइन होना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको जोड़ देंगे। ठीक है, व्हाट्सअप कीजिएगा 9973 741 पर, बोलिएगा कि बिहार एसआई के ग्रुप में जुड़ना है, जहाँ पर आपकी क्लास का डेली अपडेट आपका आता है और पीडीएफ और क्यूजेस वगैरह चलती हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, बाकी और बातें जो भी होंगी आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो देखिए हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं, प्रश्न के साथ साथ थ्योरी को भी हम लोग करते चलेंगे। तो पहला जो प्रश्न आपका है कि कोशिका का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति के समान होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताते चलें कि हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तक के बारे में, तो ऑब्वियसली इसको उत्तक ही कहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ थ्योरी मालूम होना चाहिए। देखिए हम लोग पढ़ते हैं उत्तक के बारे में, तो उत्तक आखिरकार कहते किसको हैं। ठीक है, तो उत्तक की बात करेंगे तो अभी हम लोग ने सेल चैप्टर को पढ़ा था, तो जो सेल होगा तो सेल को जो सामूहिक रूप से सेल का जो समूह रूप होता है, यानी कि सेल को जब हम लोग जोड़ते हैं बहुत ही ग्रुप में, तो उसके उसके बाद जो बनता है वो आपका टिश्यू बनता है। ठीक है, तो टिश्यू की बात करेंगे तो समान उत्पत्ति, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी मूलभूत संरचनाएं भी समान होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भी आपकी टिश्यू बनेंगे वो आपकी समान उत्पत्ति एवं सामान्य कार्य वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह होगा जो कि जिनकी मूलभूत संरचना भी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। ठीक है, टिश्यू के बारे में जब हम लोग बात करते हैं यानी उत्तक के बारे में, तो उत्तक का जो अध्ययन होता है, जैसे हम लोग सेल के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, उसी प्रकार उत्तक के अध्ययन को दोस्तों हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, उत्तक के अध्ययन को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो एक तो प्रश्न आपको डायरेक्ट आएगा कि उत्तकों को अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद आपको आएगा कि जो टिश्यू शब्द यानी कि उत्तक जो शब्द है वो सर्वप्रथम किसने दिया था, तो सर्वप्रथम जो ये टिश्यू शब्द है वो आपका विचट के द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा विचट। ठीक है, इसके अलावा जो टिश्यू होगा वो दोस्तों आपका केवल बहुकोशिकीय जीव में ही होगा, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, जो हमने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल दो प्रकार का होता है, यूनिसेलुलर और आपका मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की बात करेंगे जिससे हम लोग एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव के रूप में जानते थे। तो आपको बता दें कि जो उत्तक होगा वो आपका एक कोशिकीय नहीं होगा, क्योंकि को जो उत्तक होता है वो आपका एक कोशिका से मिलकर बना नहीं होता है, वो आपका ग्रुप ऑफ सेल होता है, यानी कि सेल का समूह रूप होता है जिसका उत्पत्ति, कार्य वगैरह और भी जो संरचनाएं होती हैं वो आपके समान समान होती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या याद रखना है, जो टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग दो प्रकार के टिश्यू को पढ़ेंगे, एक तो आपका प्लांट टिश्यू, दूसरा आपका एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु उत्तक। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो आपका प्लांट टिश्यू होगा। ठीक है, प्लांट टिश्यू के बारे में सारे थ्योरी को और एमसीक्यू को देखेंगे। तो प्लांट टिश्यू और आपका एक होता है जंतु उत्तक यानी कि एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो प्लांट जो टिश्यू होता है वो आपका पादप में पाया जाएगा, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो पादप जो होता है वो दोस्तों आपका स्थिर होता है, यानी कि गतिहीन होता है। जिस प्रकार जो जंतु होता है उसमें दोस्तों आपका गतिहीन यानी कि वो आपका क्या होगा, उसमें जो आपका गति होता है वो दिन पर दिन हर एक दिन होता है जब तक आपका जंतु सजीव होता है, मर नहीं जाता है। लेकिन पादप में ये स्थिति आपका उल्टा है, पादप जो होता है वो आपका स्थिर होता है और आपका गतिहीन होता है, यानी कि उसमें कोई गति नहीं होता है। इसलिए उसके मैकेनिकल सपोर्ट के लिए यानी कि यांत्रिक सहारा के लिए, आपका यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए सुरक्षात्मक उत्तक अधिक पाए जाते हैं, जो संरचना में सरल और प्राय मित्र भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका उत्तक पाया जाएगा वो दोस्तों आपका मृत भी पाया जाएगा और आपका सरल पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पादपों में जो आपका वृद्धि होता है आपका सीमित क्षेत्रों में ही होता है, किंतु इनमें जीवन पर्यंत जो असीमित वृद्धि यानी कि कोशिका विभाजन है वो दोस्तों आपका जीवन भर चलते रहता है। कोशिका विभाजन के रूप में कोशिका विभाजन के विषय में भी हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। इस कारण विभाजन की क्षमता के आधार पर जो कोशिका होता है उसको आपका दो भाग में बांटा जाता है। ठीक है, कोशिका विभाजन के आधार पर जो आपका पादप उत्तक होता है यानी कि प्लांट टिश्यू होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। उससे पहले हम लोग प्रश्न को करते हैं। ठीक है,
तो देखिए, आपका जो पहला जो प्रश्न आपका कि कोशिका का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति के समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उत्तक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन दिया गया है कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं को समूह को उत्तक कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, उसको उत्तक ही कहते हैं। इसके अलावा उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों में पाया जाता है, ये आपका गलत है। अभी हमने आपको बताया कि जो आपका उत्तक होगा वो आपका सिर्फ बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाएगा, ना कि आपका एक कोशिकीय में, ठीक है। तो 2 वाला आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा आपका दिया गया है वो दिया गया है कि पादप तथा जंतु दोनों में उत्तक पाए जाते हैं। तो हमने आपको अभी बताया कि हम लोग उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तक एक आपका जंतु को कोशिका में पाया जाता है, एक आपका पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ये भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोस्तों आपका सही है और आपको सही बताना है। तो 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह है कि पौधे और जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है, फिर दोनों के उत्तक एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, क्यों, ठीक है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पौधे तथा जंतु होते हैं, दोनों की कोशिकाएं लगभग एक समान होती है, फिर भी दोनों के उत्तकों को एक दूसरे से बिल्कुल दोनों के जो उत्तक होता है आपका एक दूसरा से बिल्कुल अलग होता है, क्यों होता है आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है कि पौधे में कोई गति प्रचलन नहीं होता है। हमने आपको बताया कि जो पौधा होता है वो दोस्तों आपका गतिहीन होता है, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। जबकि जंतु होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते रहता है, ठीक है। तो ये आप लोग जानते होंगे, हम लोग भी जंतु हैं तो हम लोग भी एक जगह बैठते ही नहीं है, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आपका चलते फिरते रहते हैं, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे खरगोश हो, ठीक है। लेकिन जो पौधा होता है वो दोस्तों आपका एक ही जगह होता है। तो ये कथन तो आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका जो दिया गया है कि पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है। तो हमने आपको बताया था कि पौधे में जो वृद्धि होता है वो आपका सीमित क्षेत्रों तक ही होता है, ठीक है। जंतु में जो वृद्धि होती है वो आपका होते रहता है। तो ये भी आपका बिल्कुल कथन सही है। अगला कथन है कि जंतु और पौधे के अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है, तो बिल्कुल भिन्न होता है, ठीक है। तो उपयुक्त में से डी यानी कि उपयुक्त में से सभी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि हिस्टोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है किसके द्वारा किया गया था। जो हिस्टोलॉजी शब्द है उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए मेयर के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर मेयर हो जाएगा। लेकिन उत्तक शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो आपका बिचट के द्वारा किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। अगला है कि एक विशेष कार्य को करने वाली समान कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं। तो एक कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऑप्शन नंबर बी उत्तक कहते हैं, तो इसका राइट आंसर उत्तक होगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाया जाता है, किसी एक उत्तक में एक ही प्रकार की विशेषताओं और आपका कोशिकाएं पाया जाता है, तो आपको सही कथन बताना है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगला है कि कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है, तो हाँ ये भी बिल्कुल सही है, कुछ उत्तक में आपका विभिन्न आकार और बनावट की कोशिकाएं हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि पादपों में विभाज्योतिक यानी कि मेरिस्टेमेटिक उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं विभाज्योतिकी उत्तक के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक देख चुका था कि जो आपका पादप होता है वो दोस्तों क्या होता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इसका शब्द क्या क्या है, इसका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है। प्लांट टिश्यू के उसके प्रकार के बारे में, ठीक है। तो जो प्लांट टिश्यू होता है वो दोस्तों आपका 2 प्रकार का होता है, ये जान लीजिए। पहला तो आपका विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेमिक टिश्यू, ठीक है, यानी कि विभजयी उत्तक होता है। एक आपका होता है अस्थायी उत्तक, ठीक है। ये 2 प्रकार के उत्तक आपके प्लांट में होते हैं। तो एक आपका परमानेंट टिश्यू, एक आपका होता है मेरिस्टेमिक टिश्यू, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो मेरिस्टेमिक जो टिश्यू होता है उसके बारे में जान लीजिए, जो कि आपका प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जो आपका मेरिस्टेमिक जो टिश्यू होगा इसमें दोस्तों आपका कोशिका विभाजन होगा, ठीक है। इसका नाम ही है विभाज्योतक, यानी कि इसमें आपका क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका कोशिका विभाजन होगा और आपकी नई नई कोशिकाएं हैं जो कि आपकी इसमें बनेगी। इसके अलावा जो पादप में जो ग्रोथ होता है वो आपका ग्रोथ के लिए जो जिम्मेदार होता है आपका विभजय उत्तक ही आपका क्या होता है, आपका ग्रोथ के लिए आपका जिम्मेदार होता है। इस बात को भी आप क्या कीजिएगा,
याद रखिएगा। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसका जो आकार होगा वो आपका गोलाकार भी हो सकता है और आपका अंडाकार भी हो सकता है। ठीक है, गोलाकार भी हो सकता है और आपका अंडाकार भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें आपका कोशिका द्रव भी है जो कि आपका पाया जाएगा किसमें, विभज्योतक उत्तक में, यानी कि मेरिस्टेमिक उत्तक में। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो अंतरकोशिकीय जो स्थान होगा यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, इंटरसेलुलर जो स्पेस क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अभी जान लीजिए कि इसमें जो आपका इंटरसेलुलर जो स्पेस होगा फ्रेंड्स वो आपका होगा। ठीक है, क्या होगा, वो आपका होगा, बस इतना ही आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें आपका जो कोशिकाएं होंगी वो आपका जीवित होगा, लेकिन इसमें जो आपका रसधानी होगा वो आपका नहीं होगा। ठीक है, बस आपको इतना याद रखिएगा कि विभाज्य उत्तक में आपका रसधानी नहीं होगा, लेकिन इसमें जो कोशिकाएं होंगी वो आपका क्या होगा, जीवित होगा। इसके अलावा इसका आकार क्या होगा, गोलाकार होगा, अंडाकार होगा। इसमें इसके अलावा जिसमें कोशिका द्रव होगा वो आपकी भारी मात्रा में इसमें पाया जाएगा। इसके अलावा इसमें आपका विभाजन करने की क्षमता होगी और नई नई कोशिकाएं विभाजन, नई नई कोशिकाएं हैं जो कि आपका बनाएगा। इसके अलावा बात करेंगे आपका परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू जिसके हम लोग अस्थायी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। तो जो अस्थायी ऊतक होगा फ्रेंड्स वो आपका जो अस्थायी ऊतक होगा वो दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका ये जो विभज्य ऊतक है उस द्वारा विकसित नई कोशिकाएं, यानी कि जो जो इसके द्वारा जो नई कोशिकाएं बन गया होगा। ठीक है, जो आपका मैच्योर यानी कि परिपक्व होकर अपने कार्यों के नए रूप या आकार को रूपांतरित होकर विभाजन की क्षमता खो देता है और अस्थायी ऊतक का निर्माण है जो कि आपका कर देता है। तो आपको इतना ही याद रखना है। इसके अलावा जो परमानेंट टिश्यू होता है वो दोस्तों आपके पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। इसका जो निर्माण है आपका किससे होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण ही होता है। इसमें जो विभाजन भी नहीं होगा, कोशिका विभाजन भी नहीं होता है और इसमें जो ग्रोथ होता है वो भी दोस्तों आपका क्या होता है, आपका नहीं होगा। ठीक है, तो अस्थायी ऊतक के बारे में आपको बस इतना ही याद रखना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो प्रश्न आपका है अगला 7वां नंबर कि यह मृत ऊतक और कास्ट में परिवर्तित होते हैं, ये आपसे पूछा, ये आपका क्या है को दिया गया है, कौन सा कथन आपको सही बताना है। तो ये मृत ऊतक और कास्ट में परिवर्तित होते हैं। तो सो फ्रेंड्स आपका जो पहला जो ऑप्शन दिया गया है वही आपका गलत है। ये आपका इसमें जो उत्तक होता है आपका मृत नहीं होता है। अगर ये आपका मृत हो जाएगा तो ये कोशिका विभाजन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस कारण जो आपका कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो ये कथन तो आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, सॉरी, ये कथन तो आपका बिल्कुल सही है कि ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा है कि अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण यह पादप को नम्यता यानी कि लचीलापन प्रदान करता है। अगला है कि यह केवल किसी वृक्ष की छाल में होता है। और अगला है कि इन ऊतकों को कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होता है। ठीक है, तो सही कथन आपको बताना है। तो सही कथन दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होता है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। बाकी जो भी कथन दिया गया है वो आपका गलत है, जैसे कि मृत ऊतक होता है मृत, तो ये गलत है। ये अपनी मोटी हो चुकी कोश भित्तियों के कारण ये पादप को लचीलापन प्रदान करता है, तो ये तो आपका जो परमानेंट टिश्यू होता है लचीला प्रदान वो करता है। और ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होता है, तो बिल्कुल गलत है। ये आपका सभी वृक्षों के सभी भाग में आपका जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है वो आपका पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पौधे के विभाज्योतिक उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है। ये आपको बताना है किसके बारे में, विभाज्योतिक उत्तक के बारे में। पहला कथन दिया गया है कि यह जीवित कोशिकाओं का बना उत्तक होता है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, बिल्कुल सही उत्तर ये तो आपका सही है, लेकिन आपको सही नहीं बताना है। अगला है कि उस उत्तक की कोशिकाओं की राजधानियां में बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इसके अलावा अगला है कि इन कोशिकाओं का केंद्रक बड़े बड़े होते हैं, तो ये बिल्कुल आपका सही है। इसके अलावा इसकी कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, तो ये भी दोस्तों आपका सही है, तो आपको सही नहीं बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा कि इस उत्तक में कोशिकाओं की राजधानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है, ये कथन फ्रेंड्स आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि प्रश्न के हिसाब से वो कथन आपका सही है नहीं है। अगला है कि शीर्षस्थ विभाज्योतिक उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये आपको बताना है शीर्षस्थ, यानी कि अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो दोस्तों आपका विभाज्योतिक उत्तक के बारे में होगा। ठीक है, उसके प्रकार के बारे में। तो हम लोग ने अभी प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा, प्लांट टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू की प्रकार के बारे में पढ़ा, विभाज्योतिक उत्तक के बारे में, और आपका किसके बारे में पढ़ा था, परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक उत्तक यानी कि व्यज उत्तक
विभाज्य उत्तक उत्तक के प्रकार के बारे में, ये जो आपके मेरिस्टेमिक जो उत्तक होते हैं यानी कि टिश्यू होते हैं वो आपके मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका शीर्षस्थ विवाह उत्तक, ठीक है, एक आपका क्या होता है शीर्षस्थ विवाह उत्तक यानी कि एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू, एक होता है आपका एपिकल मेरिस्टेमिक या मेरिस्टेमिक टिश्यू, दूसरा होता है अंतःवृष्ट विभाज्य उत्तक यानी कि इंटर सेलेरी आपका या अंतःवृष्टि इसे कहते हैं। अगला है आपका पार्श्व विभाज्य उत्तक यानी कि लेटरल मेरिस्टेमिक, ठीक है। तो देखिए ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। जो आपके शीर्षस्थ जो आपके होते हैं विभाज्य उत्तक, ये दोस्तों आपका तना एवं जड़ में पाया जाता है। तना एवं जड़ में भी कहाँ, तो आपके बिल्कुल शीर्ष पर, ठीक है, शीर्ष पर पाया जाता है और आपकी वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है, ठीक है। जहाँ से पौधे का वृद्धि होता है वहीं पर आपका शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक है जो कि आपका पाया जाता है। इसके अलावा ये दोस्तों आपका प्राथमिक उत्तक होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये आपका क्या होता है प्राथमिक उत्तक होता है जो कि आपका पादपों में लंबाई वृद्धि करता है, ठीक है, जो कि पादपों में क्या करता है आपका लंबाई को बढ़ाता है। कौन सा उत्तक, आपका शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक यानी कि एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यू। इसके अलावा जो आपका है अंतःवृष्ट या अंतःवृष्टि आपका विभाज्य उत्तक यानी कि इंटरकिलरी आपका मेरिस्टेमिक टिश्यू, ये क्या करता है, तो ये दोस्तों आपका पहली बात तो कहाँ होगा, पत्तियों की सतह पर होगा, ठीक है, पत्तियों की सतह पर होगा और आपका टहनी के पर में यानी कि टहनी की जो इंटरमोड होता है उसके दोनों ओर आपका ये उपस्थित होगा। वास्तव में ये दोस्तों आपका विभाज्य उत्तक के वह भाग है जो कि लंबाई के कारण उनसे अलग हो जाता है, ठीक है। तो जो लंबाई दोस्तों आपका शीर्ष उत्तक को जो बढ़ाता है उसके कारण जो आपका अलग हो जाता है जो उत्तक, वो दोस्तों आपका अंतःवृष्ट विभाज्य उत्तक है जो कि कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये जो आपका है वो आपका शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक का ही भाग है। अगला है पार्श्व विभाज्य उत्तक यानी कि पार्श्व टिश्यू के बारे में। ये दोस्तों आपका लेटरल मेरिस्टेमिक है, ये दोस्तों आपका द्वितीयक उत्तक कहलाता है। इसको याद रखिएगा, ये पौधे को आपका मोटाई प्रदान करता है। पौधे में भी किसको, जड़ और तना को, ठीक है। तो पौधे का मूल भाग जड़ और तना होता है, उसमें मोटा होगा तो ऑब्वियसली है जो कि आपका पौधा है जो कि मोटा हो जाएगा। तो लंबाई कौन प्रदान करता है, शीर्षस्थ, और आपका जो मोटाई कौन प्रदान करता है, पार्श्वस्थ। और जो आपका अंतःवृष्ट यानी कि अंतःवृष्टि जो विभाज्य उत्तक है वो दोस्तों किसका भाग है, तो शीर्षस्थ का ही भाग है। शीर्षस्थ का ही भाग है, वो उत्तक होते हैं जो आपका लंबाई बढ़ने के कारण उनसे अलग हो जाते हैं। तो आप इसको बस इतना ही याद है जो कि रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका जो प्रश्न दिया गया था फ्रेंड्स, वो दिया गया था कि शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक उत्तरदायी होता है किस लिए होता है। तो जो शीर्षस्थ होता है वो आपका लंबाई में वृद्धि के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लंबाई में वृद्धि के लिए। अगला है कि वो उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, तो प्राथमिक वृद्धि के लिए लंबाई कौन होता है, लंबाई में वृद्धि के लिए होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लंबाई में वृद्धि के लिए जो आपका प्राथमिक जो वृद्धि होता है, दोनों सेम ही है, ठीक है। प्राथमिक वृद्धि किसके कारण होता है, शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक के कारण। शीर्षक विभाज्य उत्तक किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो लंबाई में वृद्धि के लिए, ठीक है। अगला है कि वो उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है क्या कहलाता है, तो प्राथमिक वृद्धि के लिए दोस्तों आपका शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक है जो कि आपका कहलाता है। अगला है कि संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे कैम्बियम किसका उदाहरण है, ठीक है। कैम्बियम किसका उदाहरण है, ये दोस्तों आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बता दें कि इस संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम और जो वृक्ष का जो साल होता है वो दोस्तों आपका पार्श्व विभाज्य उत्तक का ही क्या होता है, उदाहरण होता है। तो इसका तो राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका पार्श्व विभाज्य उत्तकी उत्तक ही आपका इसका राइट आंसर होगा। इसको याद रखिएगा कि जो ये आपका कैम्बियम यानी कि इसे हिंदी में हम लोग एधा कहते हैं, हिंदी में इसका नाम है एधा, जिसका इंग्लिश वर्ड है आपका कैम्बियम है, ठीक है। कैम्बियम इसका उदाहरण है जो कि द्वितीय वृद्धि द्वारा जड़ एवं तने का व्यास जो कि बढ़ाता है, ठीक है। तो आपका जो कैम्बियम है एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक पदार्थ है जो कि आपका जड़ और तना का जो व्यास यानी कि मोटाई है जो कि बढ़ाता है। और ये दोस्तों आपका किसका उदाहरण है, तो पार्श्व विभाज्य उत्तक का उदाहरण है। बस आपको इतना ही याद रखना है, बाकी और याद मत रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, आपको बताना है वो उत्तक कौन सा है। तो द्वितीयक वृद्धि के लिए दोस्तों आपका कैम्बियम यानी कि पार्श्व विभाज्य उत्तक है जो कि उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है कि किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है। तो किसी पौधे का तना को घेरा अगर बनाना है यानी कि उसका मोटाई बढ़ाना है, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स आपका क्या करना है, उसका मोटाई बढ़ाना है, तो इसके लिए कौन सा उत्तरदायी होगा, तो ये दोस्तों आपका पार्श्व
विभाज्योतिक ऊतक है जो कि आपका उत्तरदायी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन दिया गया है कि पौधे के अस्थायी ऊतक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। पौधे के अस्थायी ऊतक के बारे में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है, ये बिल्कुल सही है। अस्थायी ऊतक में आपका कोशिका विभाजन का क्षमता नहीं होता है। अगला है कि विभाज्योतिक ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी ऊतक बनता है, तो ये भी कथन आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका आपका राइट आंसर होगा। अगला आपका दिया गया है कि एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जो एक बीजपत्री जो पौधा होगा उसमें दोस्तों आपका द्वितीयक वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं पाया जाएगा, तो उसमें दोस्तों आपका कैम्बियम नहीं पाया जाएगा। कैम्बियम कहाँ पाया जाता है, तो पार्श्व विभाज्य ऊतक में पाया जाता है, जिससे उसका क्या होता है, मोटाई बढ़ता है, व्यास बढ़ता है। और दोस्तों आपका एक बीजपत्री पौधा में या तना में आपका नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैम्बियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विभाज्य ऊतक कहते हैं, क्योंकि यह पौधे को जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्राथमिक आपको प्राथमिक बताना है। तो प्राथमिक जो विभाज्य ऊतक होता है वो दोस्तों आपका शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है कि संवहन ऊतक का निर्माण किस विभाज्य ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक में होता है। तो जो संवहन ऊतक होता है फ्रेंड्स, उसका जो निर्माण है वो आपसे पूछा गया है कि किस विभाज्य ऊतक में होता है। तो संवहन ऊतक का निर्माण आपका कहाँ होता है, तो पार्श्व विभाज्य ऊतक में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पार्श्व विभाज्योतिक ऊतक। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि मृदु ऊतक यानी कि पेरेन्काइमा किस प्रकार के ऊतक हैं, मृदु ऊतक। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो उसकी ओर हम लोग पढ़ते हैं। तो आपका प्रश्न आया है मृदुक ऊतक के बारे में। ठीक है, तो मृदुक ऊतक के बारे में प्रश्न आपका जो आया है फ्रेंड्स, उसको आपको बता दें कि जो मृदु ऊतक है वो दोस्तों आपका सरल अस्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू का ही एक प्रकार है। परमानेंट जो टिश्यू होता है वो मुख्यतः दोस्तों आपका कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, परमानेंट टिश्यू आपका 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार कौन कौन सा है आपका सिंपल टिश्यू का, वह है आपका एक तो मृदुतक है यानी कि पेरेन्काइमा है। ठीक है, पेरेन्काइमा हिंदी में भी याद रखिएगा, इंग्लिश में भी याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में मृदुतक नहीं आएगा, आपका देवनागरी लिपि में लिखाएगा पेरेन्काइमा। ठीक है, तो सिंपल टिश्यू जो आपका प्लांट होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पेरेन्काइमा जिसे कि मृदुतक कहते हैं, एक आपका स्क्लेरोकाइमा जिसे कि दीर्घ और टक कहते हैं, एक आपका कोलेनकाइमा जिसे कि स्थूल कोणतक कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं, असरल अस्थायी ऊतक होते हैं। इसको याद रखिएगा। जो आपका मृदु ऊतक यानी कि पेरेन्काइमा होगा वो दोस्तों आपका क्या करेगा, वो उसमें तो पहली बात आपका उसमें जीवित कोशिका होगा। इसका जो आकार होगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका, इसका जो आकार है आपका या तो अंडाकार है या तो दोस्तों आपका गोलाकार है। ठीक है, तो इसका आकार दोस्तों आपका अंडाकार होगा या आपका गोलाकार होगा, ये भी दूसरा विशेषता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि इसमें जो अंतःकोशिकीय जो अवकाश होता है यानी कि इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है, इंटर सेलुलर स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका दो कोशिकाओं के बीच देखिए सॉरी दो ऊतक के बीच में जो आपका खाली स्थान होता है उसी को दोस्तों आपका इंटर सेलुलर स्पेस कहा जाता है। इसको आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। ये जो आपका अंडाकार गोलाकार जो आपका आकृति का जो टिश्यू है उसके बीच में दोस्तों आपका एक आप लोग देख सकते हैं खाली स्थान को। ठीक है, तो ये जो खाली स्थान होता है वही आपका अंतःकोशिकीय स्थान कहलाता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका अंतःकोशिकीय स्थान होता है किसमें, मृदु ऊतक में यानी कि पेरेन्काइमा में। ठीक है, इसके अलावा इसका जो मुख्य कार्य है वो दोस्तों आपका मुख्य कार्य क्या है, तो भोजन एवं जल का संचय करता है। ठीक है, भोजन एवं जल का ये संचय करता है। इसके अलावा आपका कुछ मृदुतक में, ठीक है सभी में नहीं, कुछ मृदुतक में आपका हरित लवक भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं और उन्हें आपका हरित उत्तक यानी कि क्लोरोकाइमा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, क्लोरेनकाइमा कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका अंतःकोशिकीय जो स्थान है, अंतःकोशिकीय स्थान में आपका क्या होता है, कभी कभी आपका वायु भर जाता है। ठीक है, कभी कभी दोस्तों आपका क्या होता है, इसमें आपका वायु भर जाता है। ठीक है, वही आपका वायु की गुहिकाएँ पाई जाती हैं और उन्हें
जो आपका मृदु तक होता है उस, ठीक है, उसके अंतकोश के स्थान में यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस में आपका आपका क्या कहता है, वायु भर जाता है, जिसे दोस्तों हम लोग वायुत्तक कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर वायु आपका भर जाएगा उसे हम लोग कहेंगे वायुत्तक, जिसे कि इंग्लिश में कहेंगे हम लोग एरेनकाइमा। ठीक है, एरेनकाइमा कहा जाता है इंटर सेलुलर स्पेस में जब आपका वायु की गुहाएं पाई जाती हैं या वायु वायु भर जाता है जो उन्हें तैरने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एरेनकाइमा यानी कि वायुत्तक कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका है वो है दोस्तों आपका स्थूल कोणोत्तक। ठीक है, स्थूल कोणोत्तक यानी कि कोलेनकाइमा। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा नहीं, स्थूल कोणोत्तक के बारे में नहीं, सिर्फ आपका आएगा तो कोलेनकाइमा आएगा। कोलेनकाइमा की बात करते हैं। ठीक है, कोलेनकाइमा का तो पहली बात तो दोस्तों आपका ये भी आपका जीवित कोशिका भित्ति पर मुख्य रूप से कोने पर पैक्टिन का जमा होता है, जिससे कोना मोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो कोना होगा फ्रेंड्स वो आपका क्या होगा, मोटा मोटा होगा। ठीक है, मोटा क्यों होगा, क्योंकि इसमें दोस्तों आपका मोटा क्यों होगा, तो इसमें दोस्तों आपका जो पैक्टिन होगा, पैक्टिन, ठीक है, इसमें दोस्तों आपका पैक्टिन का जमा होता है, इस कारण इसमें आपका ये जो इसका जो आपका कोना होता है मोटा हो जाता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो कोलेनकाइमा है वो दोस्तों उसका जो आपका कोना होता है मोटा होता है, उसमें कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, तो आपको पैक्टिन क्लिक करना है। ठीक है, क्या करना है, पैक्टिन क्लिक करना है। इसमें दोस्तों आपका हरित लवक है जो कि पाया ही जाएगा। देखिए, ठीक है, जैसा कि आपका मृदुत्तक यानी कि पेरेनकाइमा में कुछ मृदुत्तक में हरित लवक पाया जाता है, लेकिन इसमें आपका जो आपका है कोलेनकाइमा, इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, हरित लवक है जो कि आपका पाया ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपका इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि जो आपका इंटरसेलुलर स्पेस आपका मृदुत्तक यानी कि पेरेनकाइमा आपका पेरेनकाइमा में था, इसमें दोस्तों आपको देख रहे होंगे कहीं भी आपका इंटरसेलुलर स्पेस जो कि पाया ही नहीं जाता है, तो इंटरसेलुलर स्पेस दोस्तों आपका इसमें नहीं पाया जाएगा। इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा द्विबीजपत्री जो पादप होता है उसके तने के अर्ध त्वचा नहीं यानी कि हाइड्रोमिस्क में पाया जाता है तथा नई शाखाओं एवं पत्तियों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, नए पत्तियों और आपको तने को क्या करता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है आपका कौन, कोलेनकाइमा। ठीक है, ये दोस्तों कहाँ पाया जाएगा, तो ये आपका मुख्यतः कहाँ कहाँ पाया जाएगा। ठीक है, कोलेनकाइमा दोस्तों आपका कहाँ पाया जाएगा, तो आप ही बताइए कहाँ पाया जाएगा। द्विबीजपत्री जो पादप होता है उसके तना पर ही आपको पाया जाता है। ठीक है, द्विबीजपत्री जो पादप होता है उसके तना के बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, अधस्थ त्वचा कहते हैं, यानी कि हाइपोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, हाइपोडर्मिस कहते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है दीर्घोत्तक यानी कि आपका है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपको बता दें ये बहुत ही आपका कठोर होता है। ठीक है, ये आपका बहुत ही कठोर आपका मोटी भित्ति वाला होता है, इसको याद रखिएगा। और ये दोस्तों आपका मृत कोशिका का बना होता है, यानी कि इसमें आपका क्या होता है, जीवित कोशिका ना होकर आपका इसमें मृत कोशिका होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और इसके जो ऊपर दोस्तों आपका दो कार्बनिक पदार्थ यानी कि पहला तो आपका सेलुलोज पाया जाएगा, इसके अलावा दूसरा आपका लिग्निन। ठीक है, दूसरा आपका लिग्निन पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा को जो लिग्निन है आपका किस उत्तक में पाया जाता है, तो ध्रुव उत्तक यानी कि स्लेनेकाइमा में है जो कि आपका पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो आपका ये स्लेनेकाइमा यानी कि ध्रुव उत्तक होता है आपका बहुत ही कठोर होता है। तो ये जो आपका नारियल देखे होंगे, नारियल का जो रिश्तेदार होता है, ठीक है, उसमें दोस्तों आपका यही उत्तक है जो कि पाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो सिंपल टिश्यू है वो दोस्तों आपका एक ही प्रकार के कोशिका के द्वारा आपका निर्मित होता है, ये बताना भूल गए थे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो आपका है कि मृद उत्तक जो है वो दोस्तों आपका किस प्रकार का उत्तक है। ठीक है, मृद उत्तक आपका किस प्रकार का उत्तक है, तो ये आपको बताना था। तो ये दोस्तों आपका क्या है, सिंपल उत्तक। मृद उत्तक क्या है आपका, एक आपका सरल उत्तक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सरल उत्तक यानी कि सिंपल टिश्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मृद उत्तक यानी कि पेरेनकाइमा क्या है आपका एक सरल उत्तक है। ठीक है, सरल उत्तक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस उत्तक में जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जीवित कोशिका की बात करेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो जीवित कोशिकाएं हैं वो दोस्तों आपका मृद उत्तक में भी पाया जाता है और आपका स्थूल कोण उत्तक में भी पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक का जो आपका इंग्लिश नाम याद रखिएगा, हिंदी से काम नहीं चल पाएगा। तो स्थूल कोण जो उत्तक का नाम है आपका कोलेनकाइमा है और मृद उत्तक का नाम है आपका पेरेनकाइमा। ठीक है, पेरेनकाइमा है। तो इन दोनों उत्तक में आपका जीवित कोशिका पाया जाता है।
बाकी जो दीर्घ उत्तक होता है उसमें दोस्तों आपका मृत कोशिका पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है कि मृद उत्तक का मुख्य कार्य क्या है, तो अभी हमने आपको बताया कि जो मृद उत्तक होता है उसका जो मुख्य कार्य है आपका भोजन और आपका जल का संचयन करना, यानी कि भोज पदार्थ का संग्रह करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है कि वायु उत्तक आपका एरेनकाइमा किन पौधे में पाया जाता है, तो एरेनकाइमा की बात करेंगे तो अभी हमने आपको बताया था कि जो एरेनकाइमा होता है वो दोस्तों आपका हाइड्रोफाइट्स पौधे में पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कहाँ पाया जाएगा, तो आपका हाइड्रोफाइट्स पौधे में जो कि आपका पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है वह है, ठीक है, क्योंकि जो एरन जो कायमा होगा वो दोस्तों आपका एरन कायमा जो आपका होता है वो जो पाया जाता है इंटर सेलुलर आपका स्पेस में। ठीक है, उसी कारण तो आपका जो पौधा होता है वो आपका तैरता है। जो तैरता पौधा होता है वो कहाँ होता है, जलीय पौधा में होता है, और जलीय पौधा को हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला है कि जलोदविद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं, तो जलोदविद पौधा होता है किसकी उपस्थिति के कारण, तो वायुतक आपका वायुतक यानी कि एरेनकाइमा की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, वो तैरते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वायुतक होगा। अगला है कि वो कौन सा उत्तक है जिनकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्ति सेलुलोज पेक्टिन की बनी होती है और कोनों पर अल्गिनिन स्थूलन मिलते हैं। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलेनकाइमा के विषय में अभी हम लोग ने यहाँ पर तो पढ़ा था। कोलेनकाइमा के विषय में एक बार और देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आपका हार्ड है। ठीक है, तो कोलेनकाइमा की बात करेंगे तो इसको हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि इस पर आपका लिग्निन और सेलुलोज, साथ में आप पैक्टिन को भी याद रखिएगा। पैक्टिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, पैक्टिन के बारे में भी हमने बताया था कि पैक्टिन नाम की जो आपका जमा होता है, पैक्टिन नामक कार्बनिक पदार्थ का जमा होता है, जिसके कारण यहाँ पर इसका जो कोना होता है आपका क्या होता है, मोटा होता है। और ये दोस्तों आपका क्या है, आपका जीवित कोशिका है। तो आपके प्रश्न में भी तो यही कहा गया है, क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में आपका क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि जीवित कोशिका होगा, इसके अलावा सेलुलोज पाया जाएगा, पेक्टिन की बनी होती है और कोनों पर आपका अल्गिनिन स्थूलन मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं, कोलोनकाइम में, कोलोनकाइमा में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तक केवल तरुण पौधे में पाया जाता है, बड़े वृक्षों में नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि आपका जो एक उत्तक जो आपका तरुण पौधे में यानी कि छोटे छोटे पौधे में पाया जाता है वो दोस्तों आपका स्थूल कोण उत्तक ही है। ठीक है, स्थूल कोण उत्तक ही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये आपका बड़े बड़े वृक्षों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी पौधे की जड़ों में कोलोनकाइमा है जो कि आपका नहीं पाया जाता है। अगला है कि शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी हो गया, कद्दू को लचीलापन एवं दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है, तो आपको बताए थे कि लचीलापन और दृढ़ता जो प्रदान करता है वह कौन करता है, तो स्थूल कोण उत्तक करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, स्थूल कोण उत्तक हो जाएगा। ठीक है, जो पौधा होता है दोस्तों आपका 3 प्रकार का होता है, एक आपका शाकीय पौधा हो जाता है, एक आपका झाड़ी पौधा होता है, एक आपका वृक्ष होता है। शाकीय पौधा को हम लोग हर्ब्स कहते हैं, झाड़ी वाले पौधे को हम लोग सर्व कहते हैं और आपका वृक्ष को हम लोग ट्री कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका द्विबीजपत्री जो पौधा है जैसा कि सूर्यमुखी है, कद्दू है, उसको जो लचीलापन और दृढ़ता प्रदान करता है वो आपका स्थूल कोण उत्तक करता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कौन सा उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं, तो अभी हमने आपको बताया था कि जड़ में जो स्थूल कोण जो उत्तक है वो दोस्तों आपका उपस्थित नहीं रहता है जड़ में। ठीक है, जड़ में नहीं रहता है और कहाँ नहीं रहता है, तो बड़े बड़े वृक्षों में भी नहीं रहता है। तो स्थूल कोण उत्तक इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उत्तक की कोशिकाओं की भित्ति के कारण लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है, तो अभी हमने आपको बताया था कि आपका जो दीर्घ उत्तक जो आपका होता है वो आपका बहुत ही मोटा होता है, क्योंकि उसमें आपका क्या पाया जाता है, लिग्निन नामक आपका कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। लिग्निन नामक आपका कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, उसके कारण दोस्तों क्या होता है, आपका मोटा हो जाता है। लिग्निन के साथ साथ यहाँ इस पर दोस्तों आपका सेलुलोज भी पाया जाता है। लिग्निन के साथ साथ क्या आपको सेलुलोज भी पाया जाता है। इस कारण इसका जो आपका लिग्निन के कारण इसका जो उत्तक होता है आपका मोटा हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग कहाँ देख सकते हैं, नारियल में देख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ उदाहरण आप लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं, कुछ भाग जैसे पत्ते तने की इस नम्यता का कारण जिसकी बहुतायत को माना जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दीर्घ उत्तक ही आपका इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ टूट में किस उत्तक की प्रचुरता होती है, तो हमने आपको बताया था कि जो रेशेदार जो आपका उत्तक होता है
वो दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका दीर्घ उत्तक में पाया जाता है। ठीक है, दीर्घ उत्तक का उदाहरण है नारियल का रिश्तेदार जो जितने भी आपके होंगे उसमें दोस्तों आपका क्या पाया जाएगा, तो दीर्घ उत्तक ही पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस उत्तक के द्वारा तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दीर्घ उत्तक ही। अगला है कि सुबेरी नामक जो कार्बनिक पदार्थ जमा होता है कहाँ होता है। ठीक है, तो सुबेरी नामक जो कार्बनिक पदार्थ जमा होता है फ्रेंड्स, वो आपका कोर्क कोशिका में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका कोर्क कोशिका। कोर्क कोशिका की बात करेंगे तो ये आपका एक प्रकार का क्या है, मृत कोशिका है। ठीक है, एक प्रकार का मृत कोशिका है। कोर्क कोशिका से ही दोस्तों आपका जो कोर्क होता है, कोर्क यानी कि जो आपका पेड़ का छाल होता है उसका निर्माण होता है। ठीक है, पेड़ का छाल का निर्माण किससे होता है, कोर्क कोशिका से होता है। इसी में दोस्तों आपका कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, सुबेरीन नामक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ये सुबेरीन नामक जो कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, वो दोस्तों आपका कोर्क कोशिका में, कोर्क कोशिका आपका मृत कोशिका है। इसी में दोस्तों आपका सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। हमने आपको कहानी सुनाया था कि जो रॉबर्ट हुक है वो दोस्तों आपका एक पेड़ के नीचे पेड़ की छाल को लाया और उसमें दोस्तों आपका एक माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें आपका जो एक जीव है जो आपका इधर उधर कर रहा था, ठीक है, वो दोस्तों आपका उसी में खोजा था सेल का, और सेल क्या था, वो मृत कोशिका का खोज किया था। ठीक है, तो उसी कारण दोस्तों आपको मान के चलिए कि जो आपका कोर कोशिका होगा वो आपका मृत कोशिका होगा, मान के क्या चलना है, आपको मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो सुबेरीन नामक जो कार्बनिक पदार्थ आपका कोर कोशिका में पाया जाता है उसकी विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो सुबेरीन नामक जो कार्बनिक पदार्थ आपका कोर कोशिका में पाया जाता है जो कि पेड़ की छाल का निर्माण आपका इसी कोशिका से होता है। इसमें दोस्तों आपका क्या हो सकता है, देखिए इसमें आपका जल्दी आग नहीं लगेगा, जल्दी आग नहीं पकड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका ये विद्युत विरोधी और आपका उष्मारोधी होता है। इसके अलावा जो हवा तथा जल होगा, जल जो होता है फ्रेंड्स आपका इससे होकर प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, तो जल्दी आग नहीं पकड़ेगा, विद्युत और उष्मारोधी होगा। इसके अलावा आपका हवा और आपका जो जल होगा इससे होकर प्रवेश नहीं करेगा। ठीक है, सुबेरी नामक कार्बनिक पदार्थ के चलते। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि व्यापारिक कॉर्क है जो कि किससे प्राप्त होता है, तो जो व्यापारिक जो कॉर्क है वो दोस्तों आपका कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होता है। इसको याद रखिएगा, कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होता है। कुछ क्वेश्चन आपको याद करना होगा। नेक्स्ट आपका है कि वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है, तो वाणिज्यिक कॉर्क वाला जो मूल होता है फ्रेंड्स, और जो कॉर्क होता है वो आपका क्वेकस सुबेर से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्वेकस सुबेर इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि मृद उत्तक यानी कि पेरेन्काइमा की कोशिकाएं होती है, तो पेरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होता है वो दोस्तों हमने आपको बताया था कि अंडाकार होता है, आपका गोलाकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका गोलाकार हो जाएगा, अंडाकार रहता है तो अंडाकार होता। अगला है कि दृढ़ कोशिकाएं यानी कि स्क्लेरेन्काइमा में कौन सा गुण नहीं होता है, तो चलिए पढ़ लेते हैं कौन सा गुण नहीं होता है। तो ये मृद उत्तक कोशिकाओं से निर्मित होता है। ठीक है, एक तो ऑप्शन आपका ये दिया गया है कि आपका मृद कोशिकाओं से आपका ये क्या होता है, निर्मित होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनकी भित्तियों में लिग्निन विद्यमान होता है, तो दृढ़ कोशिका में लिग्निन होता है। ठीक है, तो अगला है कि ये कोशिकाएं मृत एवं संकीर्ण अवकाश काली होती है, तो ये भी आपका राइट आंसर है। इसके अलावा इनकी कोशिकाएं बहुत ही लंबी और उनके सिरे नुकीले होते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो कौन सा गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मृतक कोशिकाओं में से निर्मित होता है। ये दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये आपका प्रश्न के हिसाब से सही है। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से किस उत्तक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिका स्थान इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है, तो इंटरसेलुलर स्पेस आपका नहीं पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाएगा, तो ये केवल दोस्तों आपका कहाँ पाया जाता है, आपका मृद उत्तक में पाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका विभाज्युतिक उत्तक में और आपका दृढ़ उत्तक यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों में आपका इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पौधे से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती है, तो पौधे से प्राप्त होने वाला कॉर्क में आपका कौन सा विशेषता आपका नहीं होता है पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कि इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव है जो कि पाए जाते हैं, ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, जीव द्रव आपका उसमें पाया नहीं जाता है। बाकी तो विद्युत रोधी उष्मारोधी होता है, वो हमने आपको बताया था। इसके अलावा इसकी भित्ति से जल एवं गैस नहीं जा सकता, ये बताया था। ये आपका बिल्कुल हल्का होता है, इसमें जल्दी आग भी नहीं लगता है। अगला है विलामेन की आवश्यकता होती है। ठीक है, विलामेन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो जो विलामेन होता है आपका, विलामेन की आवश्यकता आपका होती है किस लिए होता है, तो ये दोस्तों आपका नमी के अवशोषण के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, नमी के अवशोषण के लिए आपका विलामेन की आवश्यकता है जो कि आपका होता है। ठीक है, इसको बस याद रखिएगा। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वह आपका कि किस प्रकार के जड़ों में विलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजिक उत्तक पाया जाता है। ठीक है, तो जो विलामेन होता है वो दोस्तों आपका नमी को अवशोषित कर लेता है। तो किस प्रकार के उत्तक में आपका पाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों आपका आधि पालप मूल में पाया जाता है, आधि पालप। ठीक है, यानी कि
एपीहाइटिक, ठीक है। एपीहाइटिक मूल में दोस्तों आपका ये पाया जाता है। एपीहाइटिक जो मूल होता है आपका वो यांत्रिक सहारा प्रदान करता है बड़े बड़े पौधे को। इसके अलावा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, अधिपादप मूल में आपका विलामेंट नामक जो पाया जाता है किससे, नमी के अवशोषण के लिए। अगला है कि आर्किड में विलोमन उत्तक पाया जाता है, ठीक है। तो जो आर्किड होता है, जो उसमें जो विलोमन उत्तक होता है वो दोस्तों आपका मूलों में पाया जाता है, यानी कि जड़ों में पाया जाता है। अगला है कि पौधे का सबसे भारी स्तर पर छिलका को क्या कहा जाता है। तो जो पौधे का जो सबसे जो भारी स्तर है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों आपका क्या कहा जाता है, बाह्य त्वचा यानी कि अंधी चर्म यानी कि एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है जो कि आपका कहा जाता है। बस इसको इतना याद रखिएगा, पौधे के बाहरी त्वचा को क्या कहा जाता है आपका, एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है। पौधे को बाहरी त्वचा को क्या कहा जाता है आपका, तो एपिडर्मिस कहा जाता है। अगला है कि शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे को एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधे में जल हानि को रोकता है, ठीक है। तो जल हानि को कौन सा एपिडर्मिस रोकता है, तो ये दोस्तों आपका क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल जो कि दोस्तों आपका क्या है, एक आपका क्यूटिकल क्या है, एक आपका कार्बनिक पदार्थ है जो कि दोस्तों आपका जल हानि को क्या करता है, आपका रोकता है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्विकटल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्यूटिकल, ठीक है। अगला है आपका कि त्वचाजन यानी कि डर्मेटोजेन उत्तक शीर्ष अस्थ विभाग उत्तक से बनता है। ये निम्नलिखित में से किसका बना होता है, तो जो आपका त्वचाजन यानी कि आपका डर्मेटोजोन जो होता है वो दोस्तों आपका छाल बनने की प्रक्रिया को ही कहते हैं, ठीक है। ये आपका शीर्ष अस्थ उत्तक विभाजक से बनता है। तो आपसे पूछा गया है कि किससे विकसित होता है, तो ये दोस्तों आपका बाह्य त्वचा से ही विकसित होगा, यानी कि एपिडर्मिस इसका आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्गमन करता है, ठीक है। तो पौधे के संपूर्ण भाग का निर्गमन करता है, ये दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो इसके पीछे तो थोड़ा सा आपका क्या होगा, थ्योरी होगा, ठीक है। इसके अलावा ही आपको मालूम चल पाएगा। देखिए, जो आपका जो पौधे होता है, पौधा जो आपका पौधा होता है, इसके देखिए पहले तो दोस्तों आपका क्या होता है, कोशिका होता है। कोशिका के बाद दोस्तों आपका उत्तक होता है। उत्तक के बाद आपका पादप में उत्तक तंत्र का विकास होता है। तो यही जो उत्तक तंत्र होता है वो दोस्तों आपका 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार का होता है, वो 3 प्रकार आपको यहाँ पर दिया गया है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम दिया गया है, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा ग्राउंड और आपका फंडामेंटल आपका टिश्यू सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम दिया गया है। तो ये 3 प्रकार के जो आपके उत्तक तंत्र है जो कि आपका होते हैं, ये 3 प्रकार के उत्तक तंत्र दोस्तों आपके होते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, किस में होते हैं, उत्तक तंत्र में होते हैं। तो जो आपका एपिडर्मल जो टिश्यू होता है, एपिडर्मल जो टिश्यू होता है वो दोस्तों आपका बाहरी भाग होता है, ठीक है, बाहर त्वचा होता है। इसमें आपका एपिडर्मल की कोशिकाएं कम जीवद्रव एवं बड़ी राजधानी वैकुल युक्त मृदुति कोशिकाएं होती हैं। ये मृदुवधी पादपों में यानी कि वाष्पोत्सर्जन को कम करने हेतु मोटी होती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, एपिडर्मल जो टिश्यू होता है वो दोस्तों आपका इसका पौधे का बाहरी भाग होता है। जो आपका ग्राउंड और फंडामेंटल जो टिश्यू होगा, ग्राउंड और आपका फंडामेंटल जो टिश्यू होगा वो दोस्तों आपके पौधे का मध्य भाग होगा, ठीक है। पौधे का आपका क्या होगा, पौधे का आपका मध्य भाग होगा, ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू यानी कि भरण उत्तक तंत्र इसका फुल फॉर्म, इसका हिंदी मीनिंग होता है। इसके अलावा आपका तीसरा जो है आपका वास्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे तो जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर आपका वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है जो कि आपका बनाता है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 प्रकार के होता है। तो आपसे पूछा गया मध्य भाग का निरूपण करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो पूछा गया है कि रंध्र और जो मूल रोम होता है कहाँ पाया जाता है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि रंध्र और आपका मूल रोम होता है वो आपका कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों आपके बाह्य त्वचा में यानी कि एपिडर्मिस में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर होगा एपिडर्मिस, ठीक है। इसके अलावा अगला जो है आपका वह है कि पौधे के बाह्य त्वचा को ठीक नीचे कौन सी परत पाई जाती है। पौधे के बाह्य त्वचा के नीचे ठीक कौन सी परत पाई जाती है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है, परिरंभ दिया गया है, मज्जा दिया गया है, कॉर्टेक्स दिया गया है और आपका कैम्बियम दिया गया है, ठीक है। तो देखिए जो पौधे का जो स्ट्रक्चर होता है, एक तो दोस्तों आपका इसका जो बाहर त्वचा होता है वो दोस्तों आपका एपिडर्मिस होता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका एपिडर्मिस यानी कि बाहर त्वचा कहलाता है। इसके ठीक नीचे दोस्तों आपका क्या होगा, ठीक है, एक आपका बाहर त्वचा के, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, बाहर त्वचा के जो ठीक नीचे होगा वो दोस्तों आपका होगा कॉर्टेक्स, ठीक है। बाहर त्वचा के ठीक नीचे दोस्तों आपका क्या होगा, तो ये दोस्तों आपका होगा कॉर्टेक्स, ठीक है। ये आपका क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा।
इसके अलावा कॉर्टेक्स के ठीक नीचे आपका क्या होगा, तो कॉर्टेक्स के ठीक नीचे, रुकिए, कॉर्टेक्स के ठीक नीचे दोस्तों आपका होगा पेरिसाइकिल, ठीक है। कॉर्टेक्स के ठीक नीचे दोस्तों आपका होगा पेरिसाइकिल। इसके अलावा सबसे अंतिम जो भाग होगा वो दोस्तों आपका होगा, क्या होगा, तो आपका वस्कुलर बंडल होगा, ठीक है। कॉर्टेक्स के नीचे क्या होगा, आपका पेरिसाइकिल होगा, पेरिसाइकिल। इसके अलावा आपका जो सबसे निचला जो आपका स्थान होगा वो दोस्तों आपका होगा वेस्कुलर बंडल का, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, आपका वेस्कुलर बंडल कहलाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। एपिडर्मिस के ठीक नीचे आपका कॉर्टेक्स होगा, कॉर्टेक्स के ठीक नीचे आपका पेरिसाइकिल होगा, और पेरिसाइकिल के ठीक नीचे दोस्तों आपका वेस्कुलर बंडल होगा। इसके अलावा जो आपका जो फ्रेंड्स कॉर्टेक्स होगा वो भी दोस्तों आपका 3 परत में पाया जाता है। कॉर्टेक्स भी आपका 3 परत में पाया जाता है। एक परत इसका कहलाता है हाइपोडर्मिस, ठीक है। एक परत आपका इसका कहलाता है हाइपोडर्मिस, दूसरा आपका कराएगा आपका जेनरल कॉर्टेक्स, ठीक है। जनरल कॉर्टेक्स आपका कहलाता है दूसरा परत, और तीसरा परत दोस्तों आपका कहलाता है इंडो। तीसरा परत आपका क्या कराएगा, तो आपका कराएगा इंडोडर्मिस, ठीक है। तीसरा परत आपका कराता है इंडोडर्मिस, ठीक है। इंडोडर्मिस इसका तीसरा परत है जो कि आपका कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका क्या होगा, एपिडर्मिस होगा। एपिडर्मिस के ठीक नीचे आपका कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स भी आपका 3 परत में पाया जाएगा, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और आपका एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस यानी कि अंतत्वचा। इसके अलावा कॉर्टेक्स के ठीक नीचे आपका पेरिसाइकिल पाया जाएगा। कॉर्टेक्स के ठीक नीचे आपका क्या पाया जाएगा, पेरिसाइकिल पाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका वस्कुलर बंडल पाया जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि पौधे के बाद त्वचा के ठीक नीचे कौन सी परत पाया जाता है, तो पौधे के ठीक नीचे दोस्तों आपका कॉर्टेक्स पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, कॉर्टेक्स इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगला है कि पौधे के अंतर त्वचा यानी कि इंडोडर्मिस और संवहन मंडल, ठीक है, के बीच पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं, के बीच पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं। तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इंडोडर्मिस और संवहन मंडल, ठीक है। इंडोडर्मिस यानी कि इंडोडर्मिस कौन है, इंडोडर्मिस की बात करेंगे तो कॉर्टेक्स का निचला परत इंडोडर्मिस कहलाता है। इसके अलावा आपका वस्कुलर बंड के बारे में पूछा गया है कि वस्कुलर बंड और आपका इंडोडर्मिस के ठीक नीचे वाले परत क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों आपका पेरिसाइकिल कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, आपका पेरिसाइकिल कहलाता है, जिसे हिंदी में दोस्तों हम लोग कहते हैं परिरंभ, ठीक है। हिंदी में कहते हैं आपका परिरंभ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका परिरंभ इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि पौधे के अंतत्वचा यानी कि इंडोडर्मिस, पौधे के अंतत्वचा यानी कि इंडोडर्मिस और संवहन मंडल के बीच पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं, तो परिरंभ कहते हैं। ये तो हो गया है, ठीक है। सॉरी, इसका राइट आंसर कॉर्टेक्स होगा, इसका आपका परिरंभ होगा यानी कि पेरिसाइकिल। अगला है कि कैम्बियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत कथन है। तो कैम्बियम की बात करते हैं हम लोग। तो कैम्बियम है जो कि दोस्तों आपका कौन सा कथन सही नहीं आपको बताना है। तो कथन दिया गया है कि आपका ये जाइलम और फ्लोएम के बीच होता है, बिल्कुल सही है। आपका जो कैम्बियम होगा आपका जाइलम और फ्लोएम के बीच होगा। ये आपका एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों पौधा में पाया जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है। ये दोस्तों आपका जो कैम्बियम होगा वो केवल आपका द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाएगा, ना कि एक पत्री में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका गलत है। बाकी दिया गया है ये एक या कई परतों का बना होता है, बिल्कुल सही है। अगला है कि इसकी कोशिकाएं पतली दीवारों वाली आयताकार होती हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परत आपका भरण और मूल उत्तक तंत्र यानी कि ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। तो जो आपका ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू के अंतर्गत जो आपका परत शामिल है फ्रेंड्स, वो कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा और आपका पिद्धकरण, ठीक है। ये जो है वो आपका ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत है जो कि पाया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। कॉर्टेक्स पाया जाता है जिसे हिंदी में हम लोग वर्लकुट कहते हैं। कॉर्टेक्स को क्या कहा जाता है, आपका वर्लकुट कहा जाता है। पेरिसाइकिल, ठीक है, पेरिसाइकिल इसकी जिसे कि हम लोग हिंदी में कहते हैं पेरिसाइकिल, जिसे कि हिंदी में परिरंभ कहते हैं। इसके अलावा मज्जा यानी कि पीच की बात करेंगे, मज्जा यानी कि पीच कहते हैं। इसके अलावा मेडुलरी यानी कि आपका मेडुलरी रेज यानी कि पिधरिदन, पिधरिदन को ही दोस्तों आपको क्या कहा जाता है, मेडुलरी रेज कहा जाता है, ठीक है। ये जो सब है दोस्तों आपका, ये सभी जो उत्तक है, उत्तक तंत्र है, वो दोस्तों आपको कहाँ पाया जाएगा, तो ये सभी दोस्तों आपको पाया जाएगा भरण उत्तक तंत्र में, यानी कि आपका ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में, ठीक है। तीन चारों को याद रखिएगा, कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा और पित्त किडनी। हिंदी इंग्लिश में भी याद रखिएगा। कॉर्टेक्स को तो कॉर्टेक्स ही कहते हैं, हिंदी में वोल्कुट कहते हैं। परिरंभ को पेरिसाइकिल कहते हैं। मज्जा को इंग्लिश में पीच कहते हैं। पित्त किरण को आपका मेडुलर रेज कहते हैं, ठीक है। ये सभी आपका कहाँ पाया जाएगा, ग्राउंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम में पाया जाता है। अगला है कि पौधे के भरण उत्तक तंत्र में, यानी कि आपका ये पूछा गया है ग्राउंड फंडामेंटल आपका टिश्यू सिस्टम का मुख्य कार्य पूछा गया है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य पूछा गया है, तो इसका जो मुख्य कार्य होगा वो दोस्तों आपका भोज पदार्थों का निर्माण और उसका संग्रहण करना, ठीक है।
भोज पदार्थों का निर्माण, उसका संग्रहण करना इसका मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है कि भोज पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रहण करना, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है आपका किसका, उत्तक तंत्र का, भरण यानी कि ग्राउंड एंड फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम का। ठीक है, क्या हो जाएगा, भोज पदार्थ का निर्माण करना और उसका संग्रहण करना। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जो नेक्स्ट आपका है वह है कि निम्नलिखित में से कौन अजैव पदार्थ यानी कि इर्गेस्टिक सब्सटेंस का संचयन करता है। ठीक है, तो कौन करता है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका होगा वो आपका इंडियोप्लास्ट। ठीक है, इंडियोप्लास्ट इसका राइट आंसर होगा, क्लोरोप्लास्ट और फ्लेग्माप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा आपका अजैव पदार्थ के बारे में पूछा गया है, संचयन कौन करता है, तो इडियोप्लास्ट करता है, तो इसका राइट आंसर इडियोप्लास्ट होगा। नेक्स्ट आपका है कि वह संवहन मंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसको क्या कहलाता है। ठीक है, वो संवहन मंडल यानी कि संवहन मंडल के बारे में पूछा गया है कि जो फ्रेंड्स आपका जाइलम के दोनों फ्लोएम में पाया जाता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। संवहन मंडल की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो जो संवहन मंडल होता है, संवहन मंडल वो दोस्तों आपका 6 प्रकार का होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, 6 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो दोस्तों आपका रेडियल है। पहला प्रकार को हम लोग रेट करते हैं रेडियल की बात करते हैं तो रेडियल में जो आपका जाइलम और फ्लोएम होगा। ठीक है, रेडियल की बात करते हैं तो जो आपका जो जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है, ये मान के चलिए आपका ये संवहन मंडल है। इसमें जो जाइलम होगा, एक आपका जाइलम, एक फ्लोएम, एक जाइलम, एक फ्लोएम, एक जाइलम, एक फ्लोएम, यानी कि एक दूसरे के समांतर होगा। ठीक है, आपका रेडियल में। इसके अलावा दूसरा दोस्तों आपका होता है, आपका दूसरा जो है वो आपका कोलेटरल है। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों आपका कोलेटरल है। कोलेटरल में दोस्तों आपका क्या होता है, फ्लोएम आपका ऊपर होता है, जाइलम नीचे होता है, और उसके बीच में दोस्तों आपका क्या होता है, उसके बीच में दोस्तों आपका होता है कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम जो कि कार्बनिक पदार्थ है। तो आपका जो सेकंड प्रकार का जो आपका है कोलेटरल। ठीक है, सेकंड प्रकार का क्या है आपका कोलेटरल ओपन है। ठीक है, कोलेटरल ओपन है आपका है संवहन मंडल है, जिसके बीच में आपका जो फ्लोएम होता है आपका कहाँ होता है, फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या होता है आपका कैम्बियम होता है। ठीक है, कैम्बियम होता है। इसके अलावा जो तीसरा जो प्रकार है, तीसरा प्रकार को हम लोग कहते हैं कोलेटरल। ठीक है, तीसरा प्रकार को कहते हैं आपका कोलेटरल क्लोज्ड कहते हैं। इसमें जो आपका जो जाइलम और फ्लाइम होगा वो आपका ऊपर नीचे होगा। ठीक है, जाइलम फ्लाइम का होगा आपका ऊपर नीचे होगा, उससे आपका कोलेटरल क्लोज कहते हैं। और जो आपका चौथा नंबर का है वो दोस्तों आपका है बाई कोलेटरल। ठीक है, तो चौथा नंबर का आपका है बाई कोलेटरल की बात करेंगे तो बाई कोलेटरल में जो दोस्तों आपका पहले तो आपका फ्लोएम होगा, फिर दोस्तों आपका क्या होगा, आपका कैम्बियम होगा, फिर दोस्तों आपका जाइलम होगा। इसके अलावा इसके बाद फिर आपका कैम्बियम होगा, फिर आपका क्या होगा, फ्लोएम होगा। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, जाइलम होगा, फिर फ्लोएम होगा। इस प्रकार के जो आपके होंगे वो आपके बाई कोलेटरल कहलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्या होंगे आपके बाई कोलेटरल कहलाएंगे, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपका पांचवा जो प्रकार का होता है उसको भी देख लीजिए, आपका वो आपका होता है एम्बिरेबल। ठीक है, यानी कि जाइलम केंद्रीय की बात करेंगे तो बीच में आपका जाइलम होगा, बाकी आगे पीछे दाएं बाएं क्या होगा, फ्लोएम होगा। छठा प्रकार का कहलाता है एम्फीवेसल। ठीक है, एम्फीवेसल कहलाता है, जिसमें आपका फ्लोएम बीच में होता है, जाइलम आपका आगे पीछे होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, 6 प्रकार का होता है। तो आपसे पूछा गया है कि वह संवहन मंडल जो जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है तो उसके क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों आपका क्या कहा जाता है, उसे दोस्तों आपका बाई कोलेटरल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि अरियन संवहन मंडल यानी कि रेडियल वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो रेडियल जो आपका वेस्कुलर बंडल होगा वो दोस्तों आपका एक बीजपत्री पौधे की जड़ों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, एक बीजपत्री पौधे की जड़ों में आपका रेडियल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। अगला है कि पौधे के स्टील यानी कि परत में शामिल क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो पौधे के जो स्टील में दोस्तों आपका परिरंभ होगा, संवहन पुल होगा, और दोस्तों आपका मज्जा और पथ किरणें को हम लोग क्या कहते हैं, मेडुलरी रेस कहते हैं। ठीक है, तो आपका क्या राइट आंसर होगा, परिवहन भी होगा, संवहन पुल भी होगा तथा मज्जा भी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों अगला है कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। तो एक जो वृक्ष है उसका जो आयु का जो पता है वो दोस्तों आपका वार्षिक वलय की गिनती करके लगाया जाता है। जितना उस पेड़ में आपका वार्षिक वलय होगा वही आपका क्या होगा, उस पेड़ का आयु होगा, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह है कि वार्षिक विलय या वृद्धि विलय में शामिल होते हैं। तो वार्षिक विलय और वृद्धि विलय में शामिल होते हैं तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वसंत काष्ठ और शरद काष्ठ दोनों आपका वार्षिक विलय और वृद्धि विलय में शामिल होता है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है, इसके अलावा याद रखिएगा जो बसंत कास्ट में जो आपका वार्षिक वलय होगा वो दोस्तों आपका हल्के रंग का, और शरद कास्ट में जो होगा वो दोस्तों आपका कत्थई रंग का यानी कि गहरा रंग का होगा। बस आपको इतना याद रखना है। वार्षिक वलय की बात करेंगे तो वार्षिक वलय का दोस्तों आप यहाँ पर चित्र देख लीजिए, ये यहाँ पर चित्र लगा गया है। इस प्रकार में जो इस प्रकार ये जो आपका चित्र दिया गया है वही दोस्तों आपका वार्षिक वलय दिया गया है। ठीक है, जितना ये आपका वार्षिक वलय होगा उतना ही दोस्तों आपका क्या होगा, इसका पेड़ का वायु होगा। ठीक है, आयु होगा, इसको याद रखिएगा। ये दोस्तों आपका बसंत ऋतु में बसंत कास्ट जो कि हल्के रंग का होता है, ग्रीष्म ऋतु में आपका शरद कास्ट जो कि आपका गाढ़े रंग का यानी कि कथई कलर का होता है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। बाकी हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है, कहाँ गया, हाँ, नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है कि एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय हैं, तो वृक्ष की आयु क्या है। जब 50 वार्षिक वलय हैं तो इसका आयु भी आपका क्या होगा, 50 होगा। अगला है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि समुद्र के किनारे दोस्तों आपका जो मौसम होता है वो आपका एक ही प्रकार का होगा। ठीक है, एक ही प्रकार का होगा, लेकिन वार्षिक वलय होने के लिए आपका ग्रीष्म ऋतु भी चाहिए और आपका वसंत ऋतु भी चाहिए। ठीक है, तो क्यों नहीं होगा, तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है, इस कारण आपका वार्षिक वलय नहीं होता है। अगला है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होता है। तो वार्षिक वलय क्यों नहीं होता है, तो स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। अगला है कि पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग मजबूत, घना तथा गहरे कथई रंग का होता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों आपको क्या कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा। उसे ड्यूरामाइन कहा जाता है। ठीक है, ड्यूरामेन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ड्यूरामेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह है कि हृदय कास्ट के सभी कोशिकाएं मृत होती है। तो ये बिल्कुल सही है, हृदय कास्ट की सभी कोशिकाएं मृत होती है और रस काट के कुछ कोशिकाओं जीवित तथा कुछ मृत होता है, ये भी आपका कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 दोनों आपका सही हो जाएगा। अगला है, यदि सन 2000 में एक वृक्ष के साइन बोर्ड की कील भूमि से 60 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है और सन 2021 में वो कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 5 इंच लंबाई से बढ़ता है। तो आपसे पूछा गया है कि एक वृक्ष है, वहाँ पर दोस्तों आपका 60 फीट की ऊंचाई पर एक कील ठोका गया है 2020 में, तो 2021 में कितना होगा जब उसका जो लंबाई है आपका 5 इंच प्रति लंबाई बढ़ रहा है, यानी 5 आपका इंच आपका प्रति वर्ष उसका लंबाई बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको इसका जो राइट आंसर देना है वो दोस्तों आपका 7 फीट ही देना है, क्योंकि जब वो आपका ठोका गया है वो आपका उसी स्थान पर रहेगा। इस जो पेड़ का जो आपका क्या होगा, पेड़ का जो आपका लंबाई होगा वो दोस्तों अपने नियमानुसार आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कील दोस्तों आपका वहीं पर हो जाएगा, तो 7 फीट इसका राइट आंसर है। अगला है, जटिल ऊतक के बारे में, कम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बताना है। जटिल ऊतक के बारे में बताना है तो जटिल ऊतक की बात करेंगे कम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। तो ये दोस्तों आपका 2 प्रकार का होता है, सिंपल पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में हम लोग पढ़ा था। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि क्या किससे बना होता है। तो ये दोस्तों आपका भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जटिल ऊतक। ठीक है, नाम में ही जटिल है तो जटिल से ही आपको अनुमान लगाना है कि आपकी बहुत ही भिन्न होगा, बहुत ही विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होगा। नेक्स्ट आपका है, चालनी नलिका तथा सह कोशिकाएँ पाई जाती है। तो चालनी कोशिकाएँ और सह कोशिकाएँ पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग चलिए देख लेते हैं, वो भी बच गया था, उसको भी हम लोग पूरा करते हैं। तो देखिए, जो आपकी जो जटिल अस्थायी ऊतक है, ठीक है, हम लोग ने आपका ये यहाँ तक पढ़ लिया था सिंपल टिश्यू ऊतक के बारे में। यहाँ पर जो हमारा जटिल जो अस्थायी जो ऊतक है, जटिल अस्थायी ऊतक, उसे ही दोस्तों हम लोग समान ऊतक के नाम से जानते हैं। इसको भी याद रखिएगा। समान ऊतक में कौन कौन आता है, जाइलम आता है, फ्लोएम आता है। ठीक है, ये दोस्तों आपका जाइलम आता है, फ्लोएम आता है। जाइलम का जो काम होता है वो दोस्तों आपका जल व खनिज को जड़ से पौधे तक ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। जो जाइलम होगा वो दोस्तों आपका एक दिशी होगा, क्यों वो एक दिशी होगा, यानी कि वो सिर्फ आपका जड़ से आपका जो पत्ते होगा आपका पेड़ के ऊपरी भाग में ही जा सकता है, नीचे नहीं आएगा। इसके अलावा ये आपका जाइलम है जो कि आंतरिक सहारा प्रदान करता है। इसके अलावा जाइलम में दोस्तों आपका लिग्निन पाया जाता है। ठीक है, जाइलम की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों आपका क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा, लिग्निन है जो कि आपका पाया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग जाइलम की, तो जाइलम आपका 4 प्रकार का होता है। फ्लोएम भी आपका 4 प्रकार का होता है। फ्लोएम का काम आपका, इसका तो काम जल और खनिज को, लेकिन फ्लोएम जो होता है वो दोस्तों आपका भोजन समांग होता है। जो पत्ती में जो भोजन होता है उसके पेड़ों को विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम आपका फ्लोएम करता है। फ्लोएम की बात करेंगे तो आपका द्विउदशी होता है, यानी कि ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो जाइलम होता है आपका 4 प्रकार के जाइलम में आपका ट्रेचेस्ट यानी कि वाहिनिकाय होता है, एक आपका दोस्तों वाहिकाय होता है, एक दोस्तों आपका क्या होगा, जाइलम पेरेन्काइमा होगा, एक आपका क्या होगा, जाइलम फाइबर होगा। ठीक है, ये 4 प्रकार का जाइलम आपका होता है, इसको याद रखिएगा।
वाहिनिकाएँ की बात करेंगे, वाहिनिकाएँ की, तो ये दोस्तों आपका क्या होगा, पहली बात तो ये आपका निर्जीव होगा, दूसरा आपका ये लंबी होगा, जिसे आप फिगर के माध्यम में देख सकते हैं, ये दोस्तों आपका लंबा है। इसके अलावा ये नलिकाकार का होगा, नलिकाकार है, और जिसका जो दोनों सिरा होगा ये दोस्तों आपका क्या होगा, नुकीला होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं यहाँ क्या है आपका, नुकीला है, ठीक है। इसके अलावा वाहिकाएँ की बात करेंगे यानी कि वेजल मेंबर्स की, तो वाहिकाएँ जो होगा यानी कि वेजल्स होगा वो दोस्तों आपका बेलनाकार होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोस्तों आपका क्या है, बेलनाकार है। इसके अलावा इसका जो आकार है आपका नलीनुमा है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो आपका चौड़ाई है वो आपका वाहिनिका यानी कि आपका जो वाहिनिका है उससे थोड़ा सा आपका ज़्यादा इसका चौड़ा, ये आपका पतला है, ये आपका ज़्यादा चौड़ा है, इसको भी आप देखिएगा। इसके अलावा वाहिकाएँ भी कोशिका भित्ति पर लिग्निन के स्खलन के कारण अनेक प्रकार यानी सर्पिलाकार हो सकता है, वलयकार हो सकता है, नलिकाकार हो सकता है, ठीक है। इसको भी याद देखिएगा। ये आपका जल एवं खनिज लवण का संवहन करता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपका है आपका फाइबर है, ठीक है, यानी कि जाइलम तंतु है, ठीक है। तो आपका जो फाइबर है ये आपका जब जाइलम में पाया जाएगा तो जाइलम तंतु कहलाएगा, यही आपका फाइबर जो आपका फ्लोएम में पाया जाएगा तो फ्लोएम तंतु कहलाएगा। इस प्रकार की कोशिकाएं निर्जीव होगा, इसके अलावा लंबी होगा, पतली होगा, और इसका जो सिरा होगा ये भी आपका क्या होगा, नुकीला होगा, जिसे फिगर के माध्यम से आप लोग देख ही सकते हैं। इसके अलावा जाइलम पेरेन्काइमा की बात करते हैं। जाइलम जो पेरेन्काइमा होगा ये दोस्तों आपका जीवित कोशिका होगा, जो कि मृदक के बारे में हम लोग पेरेन्काइमा के बारे में पढ़े थे। मृदक के समान ही होता है, परंतु इनकी भित्ति लिग्निन के जमा होने के कारण आपका क्या होता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ठीक है। ये कोशिकाएं शर्करा यानी कि तेल और अन्य पदार्थों का संचित करता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका फ्लोएम है, फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम भी आपका 4 प्रकार का होता है। एक आपका सीवी प्लेट यानी कि छलनी निकाय होता है, जो कि आपका छलनी के आकार का होता है। ये भी आपका सजीव कोशिका का ही बना होता है, ठीक है, सजीव कोशिकाएं इसमें होती है। इसके अलावा इन कोशिकाओं के बीच में उपस्थित अनुप्रस्थ भित्तियां अनेक छिद्र होती हैं, जिससे इनकी रचना छलनी के समान प्रतीत होता है। इसी कारण इसे आपका छलनी पट्टिकाएं कहा जाता है। बस इसको इतना ही याद रखिएगा। ये भोज पदार्थ को घूरित अवस्थाओं में स्थानांतरण कर देता है। इसके अलावा अगला आपका है फाइलम फाइबर्स। फाइलम फाइबर्स की बात करेंगे तो ये कोशिकाओं को लंबी दृढ़ कोशिकाएं का बना होता है। फ्लोएम को यह क्या करता है, यांत्रिक शक्ति और दृढ़ता प्रदान करता है। इसके अलावा आपका है कैंपेनियन सेल्स, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपका कैंपेनियन सेल है, ये दूसरा आपका क्या होगा, एक तो लंबा होगा, दूसरा आपका पतला होगा, तीसरा आपका जो यह चालनी निकाय है उसके पार्श्वों में उपस्थित यानी कि उसके ठीक बगल में उपस्थित होगा। ये केवल आवर्ती वृक्ष पादपों के फ्लोएम में कोशिकाएं पाई जाती है। केवल कहाँ पाया जाएगा, सिर्फ आपका आवर्ती वृक्ष पादपों में पाया जाएगा। इसके अलावा ये चलनी कोशिकाओं द्वारा कार्बनिक भोजन के समन में सहायता करती है, इसको याद रखिएगा। इसमें आपका जीव द्रव्य है जो कि आपका बहुत ही बड़ी मात्रा में जो कि पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका एक बच गया है, क्या बच गया, फ्लोएम मृदक यानी कि फ्लोएम पेरेन्काइमा बच गया है। फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात करते हैं हम लोग। फ्लोएम पेरेन्काइमा का तेज चालनी निकाय के बीच बीच में साधारण जो मृतक समान जीवित एवं लंबी केंद्र की ओर छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, ये फ्लोएम मृतक कहलाती हैं, ठीक है। ये आपका भोजन के संचय का काम करती है, बस इसको इतना याद रखना है। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपका जो प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया, चलिए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि चलनी जो निकाय तथा कोशिकाएं पाई जाती है, तो चलनी कोशिकाएं साधारण कोशिकाएं आपका फ्लोएम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है कि जाइलम और फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से मिलकर बना होता है, तो 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। अगला है संवहन उत्तक का निर्माण किससे होता है, संवहन उत्तक का निर्माण आपका किससे होता है, ये पूछा गया है। तो संवहन उत्तक का जो निर्माण है वो दोस्तों आपका पार्श्व विभाजित उत्तक से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि इनमें से कौन जाइलम तत्व नहीं है, जाइलम का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपसे पूछा गया है जाइलम का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है, तो सीवर ट्यूब्स आपका इसका राइट आंसर होगा। सीवर ट्यूब्स आपका फ्लोएम में पाया जाता है, बाकी वेजल्स ट्रेसिस एंड वुड फ्लावर ये आपका फ्लोएम में जाइलम में पाया जाता है, बाकी जो सीवर ट्यूब्स है आपका फ्लोएम में पाया जाता है। अगला फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी निकाय वाहिकाएं से भिन्न होती है, किस कारण आपका भिन्न होता है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये दोस्तों आपका केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है, वस्क चलनी निकायों में यानी कि सिर्फ केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका केंद्रक के अभाव में, यानी कि क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में आपका क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अगला है आपका वह है कि जाइलम का कौन सा तत्व है जो कि मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है, जाइलम का कौन सा तत्व आपका करता है, तो दोस्तों आपका जाइलम का कौन सा तत्व करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो वाहिनिकाएं और आपका जो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं दोनों दोस्तों आपका क्या करता है, जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करता है। अगला जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है, तो जाइलम का कौन सा तत्व आपका जीवित कोशिका का बना होता है, तो ये दोस्तों आपको बताना है। तो आपका जो मृतक यानी कि जाइलम जो मृतक है वो दोस्तों आपका जीवित कोशिका का बना होगा। अगला है फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है, फ्लोएम का पूछा है। तो फ्लोएम की बात करेंगे तो उसका कौन सा तत्व, तो आपका वाष्ट तंतु इसका राइट आंसर होगा, जो कि मृत कोशिका का बना होता है। अगला है कि फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के स्तंभन में भाग लेता है, तो भोज्य पदार्थ के स्तंभन में
कौन भाग लेगा? तो आपका चलनी निकाय भाग लेगा, चालनी नलिका। अगला है कि चालनी निकायों के भोज पदार्थ के संबंध में मदद कौन करता है? तो मदद कौन करेगा? तो मदद दोस्तों आपका कौन करेगा भोज पदार्थ के संबंध में? तो भोज पदार्थ के संबंध में मदद करेगा आपका सहकोशिका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहकोशिका मदद करेगा। अगला है कि फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? तो यांत्रिक जो सहायता है आपका फ्लोएम तंतु आपका इसको यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अगला है कि फ्लोएम तंतु फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी पाई जाती है। तो फ्लोएम ऊतक में जो चालनी जो पट्टी होती है वो आपका दो चालनी नलिकाओं के बीच में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, दो चालनी नलिकाओं के बीच में। अगला है पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो पौधे में जो आपके पौधे होगा वो आपका आहार वहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है कि पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। तो जाइलम दोस्तों आपका किस लिए उत्तरदायी होगा? तो ये दोस्तों आपका जल वहन के लिए उत्तरदायी होगा। अगला है कि शाखाओं में पत्तियां किन कारण से झड़ जाती है? तो जब शाखाओं में जो पत्तियां होता है किन कारण से झड़ जाता है? तो दोस्तों आपका कोर के बाहर विलंगन परत बन जाने से आपका झड़ जाता है। अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ये आपका ऑप्शन नंबर बी जेसी बोस ने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका जेसी बोस हो जाएगा। ये दोस्तों आपका जो जंतु कोशिका था, ये प्लांट पादप था, यानी कि पादप ऊतक था, वो दोस्तों आपका खत्म हुआ। उससे बनने वाले सारे प्रश्न भी आपके साथ डिस्कस कर लिए गए हैं। बाकी आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपका जय हिंद जय भारत।